Hello, I am Poonam Bhosle, Assistant Professor in Commerce. I welcome you to my channel Bharti Academy. So let's start. अभी तक हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स कवर किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है जो हमारे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934 में एंड आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन एंड कमीशन। इसका पेड अप कैपिटल उस वक्त 5 करोड़ था। आरबीआई इनिशियली एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के तौर पर एस्टैब्लिश हुआ था। बाद में वो आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनलाइज्ड हुआ इन 1949। देन आरबीआई ने म्यांमार के लिए और पाकिस्तान के लिए भी सेंट्रल बैंक का काम किया है अंटिल 1948। आरबीआई का खुद का एक रिसर्च विंग है जिसको सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग बोलते हैं। Functions of RBI. First function is monetary authority. Now, RBI being the central bank of the country regulates the money supply in the economy so as to control the inflation. अब इसके लिए आरबीआई क्या करता है तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। The second function is supervision and regulation of banking and non-banking financial institutions. Under this function, RBI banks को लाइसेंस प्रोवाइड करता है, उनका इंक्वायरीज एंड इंस्पेक्शन कंडक्ट करता है। अगर वो किसी रूल्स के साथ कंप्लायंस नहीं करते तो उनके ऊपर एक्शन भी लेता है। And it also controls the non-banking financial companies. Then third function is regulation of foreign exchange market. RBI manages the foreign exchange reserves and also stabilizes the exchange rate value of our currency. Then fourth function is banker to the government. आरबीआई गवर्नमेंट के लिए बोथ एज एन एजेंट एंड एज एन एडवाइजर काम करता है। आरबीआई lends to the government. RBI keeps the deposit of the government. It does the purchase and sale of for government securities on behalf of the government. It settles the transaction of the government. Then it acts as an advisor to the government in the matters related to finance. Then banker to the banks. Now, it is mandatory for all the banks to maintain CRR with RBI. And under this function, RBI also advances to the banks if there is a short-term requirement. Next point is issuing of currency. RBI has the sole authority of issuing currency in our country. RBI currency notes and coins को print करता है. Then lender of last resort to banks. Under this function, अगर कोई बैंक temporary liquidity problem face कर रहा है, तो उसे RBI help करता है in order to protect the interest of depositors. Then development role. Under this function, RBI helps the government to develop the financial infrastructure of the country. For this, it can help the government to establish financial institutions like NABARD and SIDBI so that the productive sector of the economy can have access to the credit. And also the weaker section of the society can have access to the banking or financial services. So these were the functions of RBI. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। आप समझते हैं कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कंसेप्ट है क्या? लेंडिंग मीन्स प्रोवाइडिंग लोन्स एंड प्रायोरिटी सेक्टर मतलब ऐसे सेक्टर्स जिनको डेवलपमेंट की जरूरत है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मीन्स प्रोवाइडिंग लोन्स टू दोज सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विच नीड्स डेवलपमेंट। अब आरबीआई ने एक लिस्ट बनाई है ऐसे सेक्टर्स की जिनमें एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। अदर्स में वीकर सेक्शन एंड अभी स्टार्टअप भी ऐड किया है। तो ये 8 सेक्टर्स है। आरबीआई के अकॉर्डिंग हर बैंक को इन सेक्टर्स में अपने टोटल लोन अमाउंट का एक सर्टेन परसेंटेज देना है। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो रूल है वो आरबीआई ने क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया गया क्योंकि यूजुअली बैंक्स ऐसे ये सेक्टर्स में लोन देना पसंद नहीं करते क्योंकि इनमें रिस्क ज्यादा है। बट अगर ये सेक्टर जो है इनमें अगर इनको लोन नहीं मिलेगा तो हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए आरबीआई ने ये कंपल्शन रखा है बैंक्स पे कि इन सेक्टर्स को लोन देना है। तो अब रूल के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक्स को इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स
40% अपने टोटल लोन अमाउंट का पीएसएल को देना है। आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को 75% देना है एंड अर्बन प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स को जो पहले 40% था अभी उनको 75% देना है बट इन अ फेज्ड मैनर। फेज्ड मैनर मतलब क्या कि 2024 में 60% देना है, 2025 तक 65% एंड 2026 तक 75% कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा होगा। लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम लॉन्च हुई थी 1969 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गाडगे कमिटी। लीड बैंक स्कीम के अंडर हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक एस्टैब्लिश होगा जो दूसरे बैंक्स उस डिस्ट्रिक्ट के दूसरे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑर्डिनेट करेगा ताकि उस डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट हो सके और उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इजीली अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट है सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई। आरबीआई की टोटल 5 सब्सिडियरीज है। उनमें से पहली है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1978 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। डीआईसीजीसी इस्टेब्लिश हुई थी ताकि वो आपके डिपॉजिट्स पे आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके। आप जब भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो उसके ऊपर आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। आरबीआई की सेकेंड सब्सिडियरी है बीआरबी-एनएमटीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में और इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर में। ये कंपनी 2 प्रेसेस को मैनेज करती है। एक है मैसूर जो है कर्नाटका में एंड सेकेंड वन है साल्बोनी इन वेस्ट बंगाल। इसके अलावा और 2 और प्रिंटिंग प्रेसेस है, वो 2 गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। पहला है नासिक महाराष्ट्र में एंड देवस मध्य प्रदेश। आरबीआई की थर्ड सब्सिडियरी है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रिबिट। ये इस्टेब्लिश हुई थी 2016 में और ये आईटी प्रोजेक्ट्स जो आरबीआई के हैं एंड साइबर सिक्योरिटी उसको हैंडल करने के लिए इस्टेब्लिश हुई थी। देन फोर्थ है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज इप्टास। ये आरबीआई और दूसरे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश हुई थी। फिफ्थ सब्सिडियरी है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये सेटअप हुई थी ताकि फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशन हो सके और जो लो इनकम पॉपुलेशन है कंट्री का उनको फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके। थैंक यू।